से हाय दोस्तों। देखिए, वैसे तो आपको पता होगा कि ऑयल के प्राइस शूट अप कर चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? एलपीजी मिल नहीं रही है। भाई ब्लैक में जो ये रेस्टोरेंट्स वाले जो होते हैं ना, वो 5,000 6,000 लगा के सिलेंडर खरीद रहे हैं। बहुत सारे हॉस्टल्स के अंदर, जो वर्किंग हॉस्टल्स होते हैं, उनके अंदर लिटरली खाना बंद कर दिया जा रहा है। या तो हॉस्टल्स में खाना हम देंगे नहीं बोल दे रहे हैं, या तो वो लकड़ी का यूज़ कर रहे हैं अभी। ठीक है, केरोसिन का जो वैसे वाले जो स्टोव्स होते हैं वैसे यूज़ कर रहे हैं। आप समझिए कितनी किल्लत आ गई है। ओके, आपको ये सब समझ में आया कि भाई प्राइस बढ़ गए, एलपीजी का प्राइस भी 50 ₹60 कम कुछ बढ़ा दिया गया है, ठीक है? सिलेंडर का प्राइस, डीज़ल के प्राइस पेट्रोल के प्राइस ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ गए हैं। आपको पता है क्यों बढ़ रही हैं? क्या मेजर रीज़न है बढ़ने का? वैसे पता ही होगा आई थिंक। और इंडियन गवर्नमेंट उन सब से टैकल करने के क्या स्टेप्स ले रही है? और क्यों इंडिया को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है बिकॉज़ ऑफ ईरान, इज़राइल, यूएस वॉर? ठीक, चलिए इन सबको अब समझते हैं कि क्या है बोल के खेल। ओके, तो समझिए दोस्तों अब इस चीज़ को। देखिए, फ्लो एंड फ्रैक्चर्स इस चीज़ को मैं बोलूँगा, ठीक है? द इंडियन स्ट्रैटेजी रिस्पॉन्स ऑन द मिडल ईस्ट एनर्जी क्राइसिस। ओके, तो ये जो पूरा मेरा अभी जो ब्रीफिंग होगा, मतलब जो मैं आपको बताऊंगा पूरा, ये होगा आपको डेटा ड्रिवन, ठीक है? ऑन मैक्रो इकोनॉमिक वनरेबिलिटी, सप्लाई चेन चोक पॉइंट्स एंड एग्रेसिव डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज एक्सेलरेटिंग इंडियाज परमानेंट एनर्जी ट्रांजिशन। ये आपको थोड़ा हार्ड लगा होगा, बट अगेन शॉर्ट में बोलना चाहूँ तो मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि चोक पॉइंट के इंडिया के एनर्जी सेक्टर के अंदर, और इंडिया इस सिचुएशन को कैसे अपॉर्चुनिटी के अंदर चेंज कर सकता है अपना डाइवर्सिफाई करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है? देखिए, आपको पता होगा कि इंडिया अपना बहुत जो एनर्जी होता है पूरा ही, आई वुड से कि 90% इम्पोर्ट ही करता है, ठीक है? उससे पहले आप ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये कॉस्ट जो बढ़ रहे हैं क्यों बढ़ रहे हैं। ये कॉस्ट जो भी बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ ईरान यूएस इसराइल वॉर बढ़ रहा है, ठीक है? पहली चीज। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि वहाँ वॉर का वॉर वहाँ हो रहा है और इंडिया के ऊपर इफेक्ट हो रहा है और पूरे वर्ल्ड के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है बोल के ये चीज़ आप समझ लें। देखिए, उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया का जो एनर्जी सेक्टर किस तरह चलता है बोल के। इंडिया का जो एनर्जी सेक्टर है ना, मेन जो है इंडिया क्रूड ऑयल जो है, 90% ऑफ द क्रूड ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता है, ठीक है? एलपीजी जो है इंडिया 65 टू 70% पूरा इंपोर्ट करता है, और एलएनजी जो है 50%, नियरली 50% इंपोर्ट करता है। देखिए, अब आप बोलेंगे कि क्यों नहीं इंडिया पूरा सेल्फ रिलायंट हो जाता है? नहीं हो सकता है। इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है ना, अगर उसको केटर करना है ना, तो इंडिया को डेफिनेटली एनर्जी जो है इंपोर्ट ही करनी पड़ेगी अदर कंट्रीज से लेकर, ठीक है? क्योंकि इंडिया में 140 करोड़ पीपल रहते हैं यार, कोई छोटा नंबर नहीं है। उन सबकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स अगर फुलफिल करना है, जो गाड़ियाँ हैं, फिर जो इंडस्ट्रीज़ है, फिर जो पावर यूनिट्स, अपने सबको भाई छोटी चीज़ नहीं होती है सब फुलफिल करने के लिए। बिकॉज ऑफ दैट इंडिया को डेफिनेटली अपना जो एनर्जी इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके अंदर देखिए, इंडिया जो है एनर्जी के अंदर 90% ऑफ द क्रूड ऑयल जो है इंडिया इंपोर्ट करता है, ठीक है? 50% एलएनजी इंपोर्ट करता है, 65-70% एलपीजी इंपोर्ट करता है। अब अगर आप इंडिया का स्केल देखें कि कितना यूज़ करता है, 5 मिलियन बैरल्स पर डे इंडिया कंज्यूम करता है, 5 मिलियन बैरल्स। और एक बैरल जो होता है, आप 169 मान लीजिए, वैसे 168.9 समथिंग होता है, पर मोटा मोटा 169 लीटर मान लीजिए, मतलब 1 बैरल इक्वल टू 169 लीटर्स। तो आप समझ लीजिए 1 मिलियन मतलब 10 लाख इंटू 169, तो इतना लीटर्स इंडिया पर डे कंज्यूम करता है। तो 5 इंटू 10 lakhs, दैट इज 50 lakhs इंटू 169, 170 आप मान लीजिए नियरली। ओके, सो दैट इज समथिंग 50 lakhs इंटू 169, इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। आप समझ रहे हैं इतने लीटर्स इंडिया कंज्यूम करता है पर डे। अब सेम कमिंग टू एलएनजी, जो लिक्विड नेचुरल गैस होता है, ये बेसिकली हम इंडस्ट्रीज के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? अब क्रूड ऑयल जो होता है, क्रूड ऑयल के अंदर पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, ये सब आपको मिलते हैं, ठीक है? तो इसका जो स्केल है 195 मिलियंस मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मेट्रिक पर डे कंज्यूम करता है। तो ये थोड़ा, हाँ, ये क्या बोलते हैं, इसका जो यूनिट ज़्यादा बड़ा है, बट 195 ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, ठीक है? एलपीजी एलपीजी 33 मिलियन टन्स कंज्यूम्ड एनुअली पर ईयर हम कंज्यूम करते हैं। तो आप समझिए कितने बड़े बड़े नंबर्स, आप ये समझिए इस चीज़ को पूरे को, ठीक है? तो इतना पूरा खुद इंडिया कहीं प्रोड्यूस नहीं करता। हाँ, इंडिया क्या है, एलएनजी और एलपीजी थोड़ा बहुत खुद प्रोड्यूस कर लेता है, बट देखिए एलएनजी हम क्वार्टर ऑफ द होल नीड हम प्रोड्यूस कर लेते हैं, और एलपीजी नियर टू उतना ही बनता है, हम क्वार्ट कर सकते हैं। देखिए एलपीजी जो होता है ना, वो ब्यूटेन और प्रोपेन को मिलकर बनता है, ठीक है? तो
आई वुड से इट्स अ कंपोनेंट ऑफ क्रूड ऑयल ओनली। तो एंड में जो डिस्टिलेशन है हो जाता है पूरा, तो बचा हुआ पार्ट जो प्रोपेन एंड ब्यूटेन उसको मिला के हम एलपीजी बना लेते हैं। बट जितनी इंडिया की रिक्वायरमेंट है उतना हम नहीं बना पाते, क्योंकि आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, जो इंडिया जो है ना वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल व्हाट डू से डिस्टिलेशन कैपेसिटी रखता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर। और पूरे वर्ल्ड में आपको पता होगा जामनगर के अंदर वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिफाइनरी है, ठीक है। तो आप समझिए इवन को होते हुए भी इंडिया को अपना 70% ऑफ द एलपीजी इंपोर्ट करना पड़ता है। तो you think that what is the amount, okay, जो इंडिया एनर्जी यूज करता है, ठीक है। विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्ट्रिक्टली लिमिटेड, द एब्सोल्यूट डोमिनेंस ऑफ इंपोर्ट्स इन इंडियाज एनर्जी सिस्टम ट्रांसफॉर्म्स रीजनल मिडिल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट्स इनटू डायरेक्ट डोमेस्टिक इकोनॉमिक थ्रेट्स। देखिए अब बिकॉज ऑफ इतना ज़्यादा इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड होने का इंडिया और जो एनर्जी नीड्स है, बिकॉज ऑफ दैट वर्ल्ड में अगर छोटे से कुछ कोई इम्पैक्ट होता है ऑन एनर्जी लेवल, इंडिया का जो डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है पूरा, ठीक है। आप समझिए कि इंडिया कितना नीड है, डायर है एनर्जी के लिए, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट इंडिया को इम्पोर्ट करना पड़ता है। अब आप ये समझिए कि क्यों ये पूरा व्हाट यू से क्यों चोक पॉइंट बन गया। देखिए इंडिया जो है ना, ओके बिफोर इंडिया आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हम बात करते हैं। देखिए ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से वर्ल्ड का 25% ऑफ होल क्रूड ऑयल आया या बॉडी से आप एलपीजी एलएनजी ले सब यहाँ से पास होते हैं। और इसमें से इंडिया नियरली 45% ऑफ इंडिया 40 to 45% ऑफ द एनर्जी नीड यहीं से इसी स्टेट से होके आता है। अब हुआ क्या कि यूएस इसराइल और ईरान के वॉर के कारण ईरान ने पूरे इस स्टेट को ही ब्लॉक कर दिया। तो अब जितना भी कतार से, यूएई से, कुवैत से, फिर इराक से जितना भी हमारा आता था ये सब ब्लॉक हो गए, क्रूड ऑयल या एलएनजी एलपीजी। बिकॉज ऑफ दैट आप देख रहे होंगे कि एलपीजी की किल्लत पड़ रही है, ऑयल की किल्लत पड़ रही है, यही है। हाँ कुछ दिनों में 2-3 उन्होंने टैंकर छोड़ दिए, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। देखिए ये द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज acts as single point of failure for the Indian economy, as I mentioned. The global artery, 20% of the global petroleum trade flows through this 21-mile checkpoint. ये बेसिकली टोटली 30 किलोमीटर 22 लेकर 30 किलोमीटर का ये पूरा विड्थ होता है इस स्ट्रेट का, ठीक है। Key insight, even a partial blockade of or threat in this corridor instantly thought of the majority of the India's liquid fuel supply regardless of ultimate source country। क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द ओमान के अलावा जितने भी कंट्रीज हैं सब ये स्ट्रेट होके ही इनको भेजना पड़ता है, ठीक है। बस ओमान एक ऐसा है, ओमान और ईरान, जो विदाउट दिस स्ट्रेट के हो गए आपको पेट्रोल भेज सकते हैं, मतलब क्रूड ऑयल भेज सकते हैं, ठीक है। द क्रूड पाइपलाइन टू इंडिया 2.5 to 2.7 million barrels per day, 35 to 50% of the Indian total crude import rely on this exact route, ठीक है। अब ये पूरा ब्लॉक हो चुका है। द एलपीजी एक्सप्लोसिव नियरली 80% ऑफ द इंडियाज प्री वॉर एलपीजी इंपोर्ट पास थ्रू दिस चैनल। तो 80% ऑफ द एलपीजी इंडिया का जो रिक्वायरमेंट होता है, मतलब जो इंपोर्ट था वो यहीं से होकर आता था, ठीक है। अब देखिए द फिजिकल ब्लॉकेज ट्रिगर एंड इमीडिएट कंपाउंडिंग क्राइसिस अक्रॉस मैरीटाइम सप्लाई चेन्स। यहाँ पे ना आपको ये समझना पड़ेगा, ओनली इंडिया को इफेक्ट नहीं हुआ, पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट हो चुका है। देखिए सबसे पहले कि जियोपॉलिटिकल ट्रिगर ये क्यों हुआ, बिकॉज जियोपॉलिटिकल ट्रिगर ईरान ने थ्रेटन करने के लिए पूरे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया, टैंकर शिप्स और कार्गो को अटैक कर रहा है वो, ठीक है। अब इसका एक फ्रिक्शन क्या बोलते हैं बनता है वहाँ पे, मैसिव स्पाइक्स इन शिपिंग इंश्योरेंस प्रीमियम कंबाइंड विद टैंकर डाइवर्टिंग वाया द केप ऑफ गुड होप। देखिए शिप्स के दूसरे भी रूट है जाने के लिए, बट वहाँ से आने के लिए बहुत लंबा टाइम पड़ता है, तकरीबन 20 से लेकर 25 दिन आपको ज़्यादा टाइम लगता है। और बिकॉज ऑफ दिस आप कॉस्ट बढ़ जाती है, और जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो आपको इंश्योरेंस से मना कर देती है, ठीक है, उनको कॉस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। The supply shock, drastical delay in crude oil shipment and severely reduced LPG cargo arrivals। LPG के देखिए इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि आपको ऑयल के तो क्या बोलते हैं भंडार है, मिलेंगे, भंडार इन द सेंस मीन्स स्ट्रेटजिक रिजर्व्स मिलेंगे, बट आपको एलपीजी या एलएनजी की स्ट्रेटजिक रिजर्व्स नहीं है इंडिया के पास। बिकॉज ऑफ दैट ज़्यादा हिट हुआ है यहाँ पे, ऑयल भी हिट हुआ है अदर कंट्रीज के अंदर, बट बिकॉज ऑफ इंडिया स्ट्रेटजिक रिजर्व हम थोड़े सेफ है। बट एलपीजी और एलएनजी के कारण हम सेफ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रेटजिक रिजर्व्स है ही नहीं हमारे पास उस एलपीजी और एलएनजी के, ठीक है। इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट, मेजर फ्यूल शॉर्टेज रिपोर्टेड, एग्जांपल वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट स्टेनलेस स्टील प्रोड्यूसर्स फोर्स टू रिड्यूस ऑपरेशन ड्यू टू डिस्ट्रिब्यूटेड फ्यूल है। तो देखिए ये ओनली हमारे हाउस होल्ड या छोटे मोटे एरियाज में इफेक्ट नहीं हो रही है, ये बड़े बड़े एरियाज में आपको इंडस्ट्रीज में इफेक्ट हो रहा है, हॉस्पिटल्स में इफेक्ट हो रहा है। इंडिया जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टेनलेस स्टील प्रोड्यूसर है, इंडिया जो पूरे वर्ल्ड के अंदर, वहाँ पे भी अब इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो एक जो पॉलिटिकल इवेंट कुछ वीक्स के लिए पूरे वर्ल्ड के एनर्जी सेक्टर या आई वुड से जो लाइफ है, जो साइकिल्स है, ठीक है, इसको पूरे को डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको ये चीज़ आप समझनी पड़ेगी, इंडिया जो है ना
इंडिया का जो ऑयल है, अगर आप ऑयल हम क्रूड ऑयल की बात करें तो इंडिया नियरली 35 से लेके 40% ऑफ द ऑयल अब अभी आफ्टर यूक्रेन और रशिया वॉर हम रशिया से ले रहे हैं। उसके बाद फिर जो यूएई से हम यूएई और दुबई मतलब सऊदी अरेबिया से वहाँ से हम नियरली 25 से 30% तो बचे हुए कंट्रीज से हम या फिर अपना जो क्या बोलते हैं यूएसए आया वेनेजुएला इनसे हम ऑयल लेते हैं। सेम गोस विथ एलएनजी एलपीजी। एलएनजी तो हम नियरली हमारा जो डायरेक्ट 50% 40 to 50% जो है हम एलएनजी जो लेते हैं वो लेते हैं हम कतर से। ये पूरा ब्लॉक हो गया अभी। एलपीजी जो लेते हैं हम नियरली 40 30 35 to 40 अगेन दिस परसेंट कम्स फ्रॉम द यूएई, मतलब ये आई वुड से गल्फ कंट्रीज, बचा और सब जो हम रशिया या इनसे मंगवाते रहते हैं, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ ये मोस्टली जो हमारा एलएनजी और एलपीजी ये बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो गया, ठीक है। देखिए रशिया से ना हम ऑयल भी ले लेते हैं और गैस भी ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हम ओनली ऑयल लेते हैं रशिया से, और रशिया गैस भी ले लेते हैं। बट जो हमारा गैस, बट रशिया से बहुत कम गैस आता है, बट जो मेजरली हमारा गैस पार्ट है वो हम लेते हैं गल्फ कंट्री से, वो ब्लॉक हो गया, ठीक है। और बिकॉज ऑफ द अटैक्स जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होने के कारण ऑयल जो है, ऑयल जो पर बैरल जो ऑयल का प्राइस है वो शूट अप हो चुका $150 के ऊपर, ठीक है। बट इंडियन क्रूड ऑयल बास्केट प्राइस सर्ज फ्रॉम 69 to 85 पर बैरल विद इन अ सिंगल मंथ, ठीक है। डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर प्राइस स्पाइक टू 913 इन दिल्ली, तो हाँ ये दिल्ली के अंदर जो अपने कैपिटल जो सबसे कम, वहीं पे इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ चुका है, ठीक है। बिकॉज ऑफ एक ऑयल प्राइस हाइक होने का देखिए अब कितना इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि एलपीजी एट द एंड ऑफ द डे हमारे क्रूड ऑयल से ही बनता है, ठीक है। अब इसके कारण हमें लॉस क्या सहने पड़ेंगे कि जीडीपी ग्रोथ जो इंडिया की 0.2 से लेकर 0.25% तक की गिर सकती है फॉर एवरी 10% इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस। तो आप समझिए कितना ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है वहाँ पे। कैस्केडिंग प्राइस इंक्रीजेस अक्रॉस गुड्स ट्रांसपोर्टिंग एंड एयरलाइन टिकट्स। हाँ देखिए ऑयल प्राइस अगर इफेक्ट हो जाता है ना तो आपको ट्रांसपोर्ट अगर वेजिटेबल होगा तो जो डेली कंज्यूमर गुड्स है उसके अंदर, फिर आपके ट्रैवलिंग के अंदर होगा, फिर मल्टीपल एरियाज में इफेक्ट कर जाता है, ठीक है। करेंसी एंड ट्रेड, हाँ अगर जितना ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि डॉलर्स के अंदर हमें ट्रेड करना पड़ता है ऑयल को, तो और अगर ऑयल का प्राइस बढ़ गया तो इंडिया को ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे एक बैरल लाने के लिए, और रिजर्व्स हमारे कम होंगे। अगर रिजर्व्स हमारे कम होते हैं तो उसके अपोजिट में क्या होता है कि जो इंडियन रुपी है वो गिर जाती है डॉलर के अपोजिट में, ठीक है। अभी जो इंडिया जो रुपी चल रहा है 92 समथिंग पर डॉलर चल रहा है, ठीक है। देखिए अब द कमांड सेंटर रिस्पॉन्स रिलाइज ऑन अ 4 पिलर स्टेबलाइजेशन स्ट्रेटजी। अब इंडिया इसको कैसे मतलब टैकल करने की कोशिश कर रहा है, इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश कर रहा है, एग्रेसिवली पिवोटिंग अवे फ्रॉम मिडिल ईस्टर्न डिपेंडेंस टुवर्ड्स रशिया, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ठीक है। डोमेस्टिक रैंप अप, एलपीजी को रैंप अप करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मतलब ऑर्डर्स दे दिए हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट मैनेज रिजल्टिंग इन 30% ऑफ इमरजेंसी इंक्रीज इन रिफाइनरी एलपीजी प्रोडक्शन टू कवर शॉर्टफॉल्स। तो देखिए होता क्या है ना, जो ब्यूटेन और प्रोपेन जो है अदर जो इंडस्ट्रीज उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे देन दैट ऑफ एलपीजी वो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं अगर आप वो इंडस्ट्रीज को बेच सकते हैं तो, ठीक है। एलपीजी में उनको इतना ज़्यादा बैरियर नहीं होता, वहाँ पे मार्जिन नहीं मिलता, तो इंडस्ट्रीज क्या करती है आफ्टर जब ब्यूटेन प्रोपेन बन जाता है तो उसको बेच देते हैं, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स जो होते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इंडस्ट्रीज को ना बेच के आप एलपीजी बनाइए उससे, ठीक है। डिमांड सस्टेनेशन substitution, our target push to transition 6 million household to pipe natural gas, reserving commercial LPG for priority sectors like hospitals, okay. Strategic reserves, deployment of emergency petrol reserves designed to buffer the economy for 70 plus days of total supply disruptions। तो हाँ एज ए मेंशन कि स्ट्रेटजिक रिजर्व्स है इंडिया की, ऑयल स्ट्रेटजिक रिजर्व्स है जो इंडिया यूज कर सकती है स्टिल, ठीक है। अब देखिए जियोपॉलिटिकल रियलिटी हैज फोर्स्ड अ रैडिकल रीवायरिंग ऑफ इंडियन इंपोर्ट नेटवर्क। देखिए प्री वॉर जो है ना इंडिया बहुत ज़्यादा रिलायंस था मिडिल ईस्ट के ऊपर, और नियर टू 60% ऑफ इंपोर्ट हम वहीं से लाते थे, क्रूड ऑयल की बात करें। और एलएनजी तो भाई, एलपीजी और एलएनजी तो भाई आप छोड़ो, नियरली 60-90% हम पूरा गल्फ कंट्री से ही लाते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस रशिया से हम ज़्यादा ऑयल ले रहे हैं, ईरान, सऊदी अरेबिया इनसे थोड़ा कम किया, ठीक है। एडिशनल अब हम क्या करें, ब्राज़ील और गयाना को भी इंक्लूड कर रहे हैं अलॉन्ग विद वेनेजुएला, ठीक है। अब गैस की अगर बात करें तो एमरजेंसी इंपोर्ट लाइंस एस्टैब्लिश्ड विद द यूएस, नॉर्वे, कनाडा, रशिया टू बाईपास द गल्फ एंटायरली। देखिए अब आपने न्यूज़ सुना होगा 1 या 2 दिन पहले आया था, कनाडा पूरा मतलब जो अपना एलपीजी और एलएनजी है वो हमें मतलब बेचने को रेडी है, पूरा नहीं मतलब कुछ शिप्स जो है वो बेचने को रेडी है कनाडा, ठीक है। और कनाडा का जो बोल जाते हैं सबसे बेस्ट हम एलएनजी बोलते हैं ऑल ऑफ द वर्ल्ड, लीस्ट कार्बन एलएनजी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए सिक्योरिंग नेचुरल गैस रिक्वायर
टाइड प्रोक्यूरमेंट आर्किटेक्चर। देखिए ऐसा नहीं है कि अभी हम डायरेक्ट कैनेडा को बोला कि भाई हमें ऑयल दे दे या गैस दे तो हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। देखिए आपको ना उनसे लॉन्ग टर्म क्या बोलते हैं एक पार्टनरशिप बनानी पड़ती है, तभी वो हमें बेचते हैं। ऐसा नहीं है कि आप भाई एक टैंकर बेच दो टैंकर, नहीं, सालों के लिए हमें वो करना पड़ता है और अमाउंट बताना पड़ता है कितना ज़्यादा हम अमाउंट ले रहे हैं। तो हाँ, कंट्रीज में इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज है वो थोड़ी ईजिली कैच कर सकती हैं उन चीज़ों, बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर्स इतने ज़्यादा है तो उनको नीड भी ज़्यादा ही होगी, ठीक है। तो अभी देखिए प्रेजेंट क्या चल रहा है कि बेस लेयर के कतार रिमेंस द बेटर ऑफ, कतार बना ही रहेगा अभी, क्योंकि हम जब तक वॉर खत्म नहीं हो तब तक हम एकदम से किससे भी ले सकते, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एक पैनिक बन चुका है। तो डिफरेंट कंट्रीज जो है डिफरेंट लेवल पे भी अपना वो गैस या ऑयल बाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी के लिए तो क्रिटिकल वॉल्यूम स्टेबिलिटी तो ये कंट्रीज दे पाएंगे हमें, ठीक है। मिडिल ईयर क्या आफ्टर दिस वॉर जब डेवल्स पे स्टार्ट करेंगे, तो यूएस हैज रैपिडली ग्रोन टू सप्लाई 50 to 20% ऑफ एलएनजी, यूएई 10-15% ओमान, ठीक है, प्रोवाइड रीजनल बैकअप फॉर सम टाइम। उसके बाद क्या स्पॉट मार्केट एंड emerging सोर्सेज, ठीक है, एजाइल परचेज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, अंगोला एंड रशियन आर्टिक एलएनजी प्रोजेक्ट्स टू मैनेज सडन डोमेस्टिक डिमांड स्पाइक्स और स्पेसिफिक शिपमेंट फेलियर। तो ये 3 लेयर है जो इंडिया अभी जो मतलब सोच रही है कि कैसे टैकल करना है पूरा इस सिचुएशन से। बेस लेयर के अंदर हम गल्फ कंट्री से लेंगे, मिडिल लेयर के अंदर हम सोचें यूएसए या डिफरेंट जो छोटे छोटे कंट्रीज वहाँ से लें, टॉप लेयर का हम क्या करेंगे रशिया, ऑस्ट्रेलिया, जो डिफरेंट और मेजर ऑयल कंट्रीज है, मेजर जो गैस या ऑयल कंट्री, उनसे हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब हाउ इंडिया क्राइसिस मैनेजमेंट अलाइंस विद ग्लोबल मैक्रो एडेप्शन। देखिए अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया जो अभी क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहा है ग्लोबली, जो डिफरेंट हर एक के ऊपर इफेक्ट हुआ है, ऐसा नहीं केवल इंडिया के ऊपर इफेक्ट हुआ है, वो सब कैसे मैच कर रहा है आप ये समझिए। देखिए चाइना क्या कर रहा है, फोकस्ड ऑन मैसिव रशियन ऑयल इंपोर्ट्स, रैपिड एक्यूमुलेशन ऑफ ओमन इमेंस स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स एंड लॉकिंग इन लॉन्ग टर्म एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट। तो वो क्या कर रहा है, रशिया से ज़्यादा ऑयल खरीद रहा है, ठीक है, उसके स्ट्रैटेजिक उसको बढ़ा रहा है और एलएनजी के लॉन्ग टर्म क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट बना ले रहा है, ठीक है। यूरोप क्या कर रहा है, एंटायरली रिस्ट्रक्चरिंग अवे फ्रॉम रशिया बाय सिक्योरिंग यूएस एलएनजी, क्योंकि देखो यूरोप ने ऑलरेडी बोलते हैं हम रशिया सोच लेंगे, तो पूरा अभी जितना भी एलएनजी वो यूएस से लेना चाह रहा है, ठीक है। बिल्डिंग रैपिड डिप्लॉयमेंट एलएनजी टर्मिनल्स एंड एग्रेसिवली फंडिंग रिन्यूएबल्स, ओके, रिन्यूएबल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। जापान और साउथ कोरिया जो रिलाइंग हेवीली ऑन एक्जिस्टिंग मैसिव स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स व्हाइल डाइवर्सिफाइंग अक्रॉस द यूएस, ऑस्ट्रेलियन, कतार। सेम ये भी ऑस्ट्रेलिया, यूएस और कतार को मतलब क्या बोलते हैं अपना डाइवर्स कर रहे हैं। India, as I mentioned, executing a hybrid model leveraging discounted Russia crude oil like China, while is diversifying LNG, LPG across Western nations, US, Norway, like Europe and Japan। तो इंडिया जो थोड़ा हाइब्रिड मोड पे जा रहा है कि वो रशिया से भी ले रहा है उधर, वो यूएस से भी ले रहा है, कंट्रीज में जहाँ जहाँ उसको लग रहा है वहाँ से लेने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अब आप ये समझिए, देखिए अगर मैं इसको पूरा समाप्त करना है तो द मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट इज द प्राइमरी कैटलिस्ट एक्सेलरेटिंग इंडियाज परमानेंट एनर्जी ट्रांजिशन। देखिए अब जो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना, इससे इंडिया को एक समझ में आ गया कि भाई हम कॉन्सेंट्रेट नहीं हो सकते एनर्जी नीड्स के लिए, हमें डाइवर्सिफाई करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए अभी शॉर्ट टर्म क्या है कि रशिया ऑयल लो, ठीक है, यूएस या नॉर्वेजियन एलपीजी लो, एलएनजी लो, और रीरूटिंग करो जितने भी ऑयल रिजर्व्स आ रहे हैं कहाँ से, केप ऑफ गुड होप से लेके, मतलब जो साउथ अफ्रीका का जो नीचे से जो होके आता है, ठीक है। तो डेंजर है बट वही ऑप्शन बचता है। दूसरा है कि बाई 2030 इंडिया को सोर्स एंड सिक्योरिटी बनानी पड़ेगी इन द सेंस रिन्यूएबल एक्सपेंशन। इंडिया को जितना जल्दी हो सके रिन्यूएबल एक्सपेंड करना पड़ेगा अपना, मतलब सोलर पावर, विंड पावर, सब में आप ज़्यादा और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, कि फॉसल फ्यूल के ऊपर इंपोर्ट कम कर सके हम, अपना गैस बेस्ड इकोनॉमी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इंडिया का आपको बताओ कि इंडिया के पास कुछ है, गैस फील्ड्स है, ठीक है, और इंडिया को और एक्सप्लोरेशन बढ़ाना पड़ेगा कि जो हम अंडमान निकोबार जो हाई सीज है वहाँ पे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि और हमें कहीं ऑयल रिजर्व्स कुछ मिल जाए, गैस रिजर्व्स मिल जाए बोल के, और इंडिया को और नए स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स बनाने पड़ेंगे। ऑयल के लिए तो है बट गैस के लिए बनाने पड़ेंगे। तो ये आई थिंक मोटा मोटी इंडिया अभी अगले स्टेप्स में करेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कैसे इंडिया टैकल कर रहा है और हाउ दिस ऑल थिंग्स आर डिस्टर्बिंग, जो ऑयल का जो प्राइस बढ़ रहा है, गैस का जो प्राइस बढ़ रहा है, डिस्टर्ब कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको प्लीज़ पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके लिए तो फ्री है बट मेरे लिए वो हेल्प होती है।